हे भगवान, कितनी गर्मी है। अगर कहीं पानी मिल जाता तो अच्छा रहता। अरे पानी। आइए आइए पंडित जी आइए, बड़े दिनों बाद आपने दर्शन दिए। आयुष्मान भव। बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि इतनी गर्मी में थोड़ा सा जल पी लिया जाए। अरे भला हो हमारा, आपके पानी पीने से हमारे प्याऊ का भी शुद्धिकरण हो जाएगा। ये लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे। हे भगवान, इतनी तकलीफ में तो चलते गला ही सूख गया। अरे दोस्तों देखो, वहाँ सामने एक प्याऊ है। चलो वहाँ चलिए, ठंडा पानी पीते हैं। अरे हाँ बच्चों, ये लो पियो ठंडा ठंडा पानी। अरे वैसे कौन जानती हो तुम लोग? क्या? अरे हम तो पूछ लो। तुम लोगों ने तो मेरे प्याऊ से पानी पी के मेरे धन का सत्यानाश कर दिया। अरे तुम लोगों से अच्छा तो मैं किसी जानवर को पानी पिला दूं। भागो यहाँ से। ये ऊंच नीच का भेदभाव केवल मंदिरों और प्यार तक ही सीमित नहीं था। इस भेदभाव का सामना उन्हें जिंदगी के हर कदम पर करना पड़ता था। यहाँ तक कि जब हर बालक के लिए शिक्षा ग्रहण करना एक सामान्य अधिकार माना जाता है, उस शिक्षा के मंदिर में भी वे इस भेदभाव से वंचित नहीं रहे। कक्षा को प्रारंभ करने से पूर्व विद्यालय के नियम अनुसार कक्षा में जितने भी शूद्र जाति के बच्चे उपस्थित हैं, वे कक्षा से बाहर निकल जाएं। मास्टर जी, हमें भी संस्कृत भाषा पढ़नी है। हमें भी वेद पुराणों के अध्ययन हेतु संस्कृत भाषा का ज्ञान चाहिए। अरे जो शूद्र जाति के लोगों को संस्कृत पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों मुझे बात को आगे बढ़ा रहे हो? तुम्हें संस्कृत पढ़ा संस्कृत भाषा की कोई नहीं करना चाहता। अब चलो बाहर निकलो। आज मोहन हमें धातु रूप सुनाएंगे। जी गुरुजी। पठती पठत पठती पठती पठत पठत पठामी पठाओ पठा। बहुत अच्छे। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। Ambedkar. Look, who is here? Mr. Lala Rajpat Rai. He wants to meet you. आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई। प्रोफेसर सेलिकमैन से काफी तारीफें सुनी है तुम्हारी। जी आज मिलकर मुझे भी काफी अच्छा लगा। Okay, so you both guys can meet you. I'll run this with you. प्रोफेसर सेलिकमैन तुम्हारी इकोनॉमिक्स की थीसिस की बड़ी तारीफ करते हैं जो तुम उनके लिए लिख रहे थे। हमें अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष में तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नौजवानों की जरूरत है। अंबेडकर, यह समय बड़ी उथल पुथल का है। प्रथम विश्व युद्ध ने तो ब्रिटेन को लगभग खत्म कर दिया है और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। तुम्हें तो पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की और मैंने मेरा संघर्ष यहाँ अमेरिका से शुरू किया। अंग्रेज मुझे अपने देश से निकाल तो सकते हैं मगर मुझे हरा नहीं सकते। इसलिए कल हमने यहाँ एक मीटिंग रखी है। आई एम सॉरी लाला जी, लेकिन मैं नहीं आ सकता। मैं यहाँ बड़ौदा महाराजा की स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अंबेडकर अपनी पढ़ाई को लेकर इतने सजग थे कि उन्होंने उनके साथ होम रूल लीग की मीटिंग में आने से साफ मना कर दिया। और ये बात जब प्रोफेसर सेलिंगमैन को पता चली तो उन्होंने भी उनको अपने देश के प्रति कर्तव्यों के बारे में समझाने का पूरा प्रयास किया। Ambedkar,
You have often heard of saying in class, the purpose of studies is not just to understand the world, but to change it. Now look at me. I teach, I write books, and I'm also the committee member of Negro Urban League. Yes, sir. I know that. Please don't take me otherwise. I'm not against your studies. You are one of my best students. Actually, I feel bad when I heard that you don't take part in political activities to going on for the freedom of your country. Yes, sir. I can understand. But I came to America to study, not to join Lala Rajpat Rai's Home Rule League. Thank you, sir, for your concern. But I know my responsibilities very well. Okay, well, that's your decision. And all the best for your thesis. अपनी एमए की थीसिस को पूरा करने के लिए उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य एंशिएंट इंडियन कॉमर्स पर अपना रिसर्च वर्क पूरा किया और अपनी पहली एमए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा शोध कार्य, जिसका विषय भारत का एक राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पेश किया और अपनी दूसरी एमए की डिग्री प्राप्त की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करी। पीएचडी की पढ़ाई करने वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जिसके लिए उन्हें ब्रिटेन का वीजा चाहिए था, जो कि उन दिनों ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को मिलना आसान नहीं था। Why do you want to go to London? Because I want to go to London School of Economics to pursue PhD degree in economics, and I also want to become a barrister. Is that all, or is there anything else left? He is a very sharp-minded man. Did you take part in any of the activities while staying in America? No, sir. Did you join with the party? No. Then did you join Home Rule League? No, sir. I went there only for my studies and nothing else. Then, what's this? This is my economic thesis. Sir, read this page number 37. British government is the most expensive government in the world, while the Indian government is the poorest. Check him. Sir, nothing is found. Okay. Check. All the best for it. अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी करके जब अंबेडकर भारत लौटे तो उन्हें ये आभास हुआ कि वे तो शिक्षित हो गए, लेकिन उनके समाज के लोग अभी भी शिक्षा और अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं। समाज में व्याप्त भेदभाव के कारण और डॉक्टरों द्वारा अच्छा इलाज न मिलने के कारण उन्होंने अपने 5 में से 4 संतानों को और अपनी पत्नी रामाबाई को खो दिया था। इन सभी समस्याओं और अपने समाज के लोगों की परिस्थितियों को देखकर भीमराव को लगा कि इसका निवारण तभी हो सकता है जब उनके समाज का कोई प्रतिनिधि देश की सक्रिय राजनीति में अपना योगदान दे, और इसीलिए उन्होंने सन 1926 में मूक नायक नामक अखबार प्रकाशित किया, जिससे वह अपने समाज के लोगों को अपने मूल अधिकारों के लिए अवगत कराते थे और अपने हक की लड़ाई के लिए जागरूक करते थे। इसी क्रम में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। तुम क्यों इस दुनिया को और गुलामी को अपनी शौकीनीय, तुच्छ, घृणित और नर जैसी जिंदगी से और बारी कर रहे हो? तुम्हारा तो मर जाना ही सही है। अगर तुम नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते, अपने अंदर नया जोश नहीं भर सकते, जागो। सच तो यह है जिस देश के हर एक नागरिक के बराबर, चाहे वो ऊंचा हो या नीचा, तुम्हें भी रोटी, कपड़ा, मकान पाने का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर तुम एक सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी, और वही सबसे अच्छी मदद है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सभा में अध्यक्ष पद पर बैठे हुए मोहम्मद अली साहब ने किसी के सुझाव पर कहा कि हम अंतर को हिंदू और मुसलमानों में बराबर बांट देना चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारा सौदा गुलाम करने की? इसको मद्देनजर रखते हुए मेरा सुझाव है कि
जनता के सामने रखने के लिए हम एक केंद्रीय संस्थान की स्थापना करेंगे जिसका नाम होगा वैश्विक हितकारिणी सभा। सुतेरा, हम अपना पहला आंदोलन महाड़ जिले के चौतार जलाशय को अछूतों के लिए खुलवा कर करेंगे और यहाँ से सामाजिक विद्रोह की शुरुआत होगी। आज की सभा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि प्राचीन हिंदू मनुस्मृति में ऐसे कई पदों में उल्लेख किया गया है जिसमें जातीय भेदभाव और जातिवाद का समर्थन किया गया है। इसलिए आज औपचारिक रूप से हम उन सभी उल्लेखों का त्याग करेंगे। हम राजी हैं मुसलमानों और सिखों के विशेष स्थान देकर समझौता करने के लिए, अर्थात इसके कुछ ठोस ऐतिहासिक कारण भी हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है अछूतों का, वहाँ मैं और कांग्रेस दोनों इसके विरुद्ध हैं। उन्हें खास प्रतिनिधित्व देने के मामले में अछूत हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है और उन्हें इससे अलग नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। मुझे इस बात का बिल्कुल शक नहीं है कि मैं आपकी समुदाय का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करता हूँ, लेकिन महात्मा जी का मानना है कि कांग्रेस ज्यादा अछूतों का प्रतिनिधित्व करती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसे टेलीग्राम पिछले सालों में लोग पूरे देश को लिखवाने में भेजते हैं, इसमें यह लिखा गया है कि अछूत वर्ग सत्ता परिवर्तन के लिए जो नहीं बता रही है, लेकिन यदि सत्ता परिवर्तन होती है तो वो केवल कुछ लोगों के हाथों में या फिर विशिष्ट वर्गों के कब्जों में नहीं होनी चाहिए। उस सत्ता में सभी समुदाय का सही साझेदारी होनी चाहिए। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की इन्हीं विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों के लिए प्रथम निर्वाचिका की घोषणा करी। इस निर्वाचिका ने दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार प्रदान किया, जिसके अंतर्गत एक वोट जहां दलित समाज स्वयं की जाति के प्रतिनिधि को चुन सकते थे, वहीं दूसरी तरफ दूसरे वोट ने उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को भी चुनने की आजादी दी। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलित वोटों से ही चुना जाना था। इस प्रथम निर्वाचिका के आने से गांधी जी काफी परेशान थे। उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम, सिख, बौद्ध और ईसाई समाजों में भी भेदभाव की भावना बढ़ेगी और इसी कारण पूरी
आप नेहरू गांधी जी की जान बचा सकते हैं। अरे उठो। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, आप उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? ठीक है, मैं पुणे जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। गांधी जी, आप हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ये तो मेरी मजबूरी है, लेकिन आपका क्या सुझाव है? मुआवजा, अलग चुनाव क्षेत्र की मांग छोड़ने का। मैं समझ गया, आरक्षित सीटें, लेकिन इन सीटों की संख्या को लेकर समझौता होना चाहिए। मेरी बात सुनो अम्बेडकर, मैं सदैव आपके साथ। आप तो बचपन से ही अछूत हैं, लेकिन मैंने तो अपने आप को अछूत मानना सीख लिया। गांधी जी, मैं अलग चुनाव क्षेत्र की मांग नहीं कर रहा हूं, केवल अपने सिद्धांतों की वजह से। वैसे भी मैंने आपकी बहुत सी मांगें मांगी है। 197 से 150 सीटों पर आ गया। केंद्र विधानमंडल में मैं 12% और पैनल में 4। मैं मानता हूं कि इससे छुआछूत की प्रथा 15 या 20 सालों में समाप्त नहीं हो जाएगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि 10 सालों में सभी पीड़ित वर्गों का जनमत संग्रह कर लिया जाए। लेकिन आप सब इसका विरोध कर रहे हैं। ख्याल बुरा नहीं है, मैं जानता हूं आपको हक है अपने बचाव की मांगे रखने की, लेकिन मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए। आपकी इन बातों को लेकर कानूनी कार्रवाई पूना पैक्ट समझौते के तहत जहां अम्बेडकर जी को संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को मानना पड़ा, वहीं दूसरी ओर अम्बेडकर जी ने भी गांधी जी से अपनी कुछ शर्तें मनवा ही ली। जैसे कम्युनल अवार्ड में मिली 71 आरक्षित सीटों को बढ़वाकर 148 करवा लिया। इसी के साथ ही दलितों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि को बढ़वाया, और तो और सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को भी सुनिश्चित करवाया। गांधी जी के साथ हुए पूना पैक्ट समझौते के बाद अम्बेडकर जी पूर्ण रूप से भारतीय राजनीति में कदम रख चुके थे। उन्होंने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 में हुए केंद्रीय विधानसभा के चुनावों में 13 सीटें जीती, और अम्बेडकर जी को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया, जहां उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में 1942 तक कार्य किया। इसी प्रकार 1942 से सन 1946 तक अम्बेडकर जी रक्षा सलाहकार समिति तथा वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। अम्बेडकर जी एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता थे। उनके द्वारा कांग्रेस के लिए की गई आलोचना के बावजूद 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिलने के बाद उन्हें कांग्रेस की सरकार में प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री बनाया गया। आइए अम्बेडकर, बैठिए। आपसे कुछ जरूरी बात जी नहीं। देखिए, हम जानते हैं कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के विचारों से कभी पूर्ण रूप से सहमत नहीं रहे, लेकिन फिर गांधी जी के सुझाव मैं चाहता हूँ कि आप इस आजाद हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सरकार में सम्मिलित। नेहरू जी, ये उस बात पर निर्भर करता है कि मुझे कौन सा विभाग संभालने के लिए दिया जाए। जी मंजूर है, वैसे इसमें काम भी काफी होगा। जी कई महत्वपूर्ण कामों को कानूनी जाना।
साथ 251 पन्नों का 22 इंच लंबा और 16 इंच चौड़ा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया और इसी कारण 2015 से हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा प्रमुख सिर्फ 7 सदस्य जिसका अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पी.एन. राव तथा सुरेंद्र नाथ मुखर्जी को संविधान का लिखित रूप देने में प्रमुख भूमिका निभाई गई। इस प्रारंभ में इसकी सदस्य 299 थे, लेकिन परंतु सभी धर्मों को प्रतिनिधित्व कराया गया। संसद में इसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रस्तुति में पेश किया गया। ड्राफ्टिंग के लिए आपके दौरान हमें 7 सदस्यों में से एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया था, एक की बीच में ही मौत हुई और उसका कोई विकल्प भी नहीं। एक अमेरिका में थे जिस वजह से उनकी जगह भी खाली रही। एक सदस्य अपने कुछ कामों में तथा राज्य के कुछ कामों में व्यस्त थे तो उनकी भी जगह खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे या शायद सेहत खराब होने के कारण शामिल न हो। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि संविधान तैयार करने का सारा बात डॉक्टर अम्बेडकर पर आ गया और मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम उनके आभारी हैं। ये निसंदेह सराहनीय है। धन्यवाद कृष्णमाचार्य। मुझे जो भी शय दिया जा रहा है उसका हकदार मैं अकेला नहीं हूँ, उसका कुछ श्रेय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के अहम सदस्य हैं तथा बी.एन. राव जो कि हमारे संविधान सभा के सलाहकार हैं। इन्होंने हमारे भारतीय संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया एवं सुरेंद्र नाथ मुखर्जी जो कि हमारे संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टमैन हैं। श्रेय इन्हें भी जाता है। मैं यहाँ संविधान की अच्छाइयाँ गिनवाने नहीं आया क्योंकि मुझे लगता है संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो अंततः बुरा साबित होगा यदि उसे इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे हो और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो वह अच्छा साबित होगा यदि उसे इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे हो। धन्यवाद। यहाँ आसन पर बैठे हुए और दिन प्रतिदिन की कार्यवाही को देखते हुए मुझे यह प्रतीत हुआ जो शायद किसी और को ना हुआ कि कितनी उत्साह और लगन से संविधान समिति के सदस्यों और खासकर उनके चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर ने उनकी सेहत खराब होने के बावजूद भी काम पूरा किया। धन्यवाद। रुकना अब नहीं, झुकना अब नहीं, इतिहास करना
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्तित्व विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा हम सब में व्यक्तित्व की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है